हेलो जियोग्राफर्स, आप सभी भूगोल वेताओं का तहे दिल से स्वागत है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज करेंगे धुआंधार, जोरदार, गहन विस्तारित विश्लेषण कक्षा 11वीं भूगोल विषय का। इससे बाहर कुछ भी नहीं, एक एक अध्याय का गहन विस्तारित विश्लेषण, एक एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। सभी प्रकार के प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक आपको बने रहना है ताकि जितने भी अध्याय हैं उन सबका सार गर्भित जो अध्ययन है वो आपको प्राप्त हो सके। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए भूगोल वेताओं। शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ, बिल्कुल। और जैसा कहा गया है, हजारों उलझने हैं राहों में, हजारों उलझने हैं राहों में, कोशिशें हैं बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। मुश्किलें आएगी, उलझने आएगी, लेकिन हमें कोशिशें करते रहना है जिससे हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त होता रहे, बना रहे। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। जितने भी भूगोल वेता हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली परीक्षा के लिए। और आज और कल 2 दिन हमारा रैपिड रिवीजन रहने वाला है और दोनों ही कक्षाओं में जो हमारे महत्वपूर्ण अध्याय हैं, पूरा सिलेबस है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। बिल्कुल, तो चलिए करते हैं आरंभ भूगोल की ये नवीनतम कक्षा। चलिए, पहला महत्वपूर्ण अध्याय हमारे सामने है भारत स्थिति। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। देखिए, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जहां पे रिक्त स्थान के प्रश्न बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं कि भारत की स्थिति अगर हम ग्लोब पर देखना चाहें, ग्लोब पर अंकित करना चाहें तो उसकी दिशा क्या होगी। तो आपको पता रखना है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत का सीमा अंतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। यह भी आपको ध्यान रखना है। शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट देखिए, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, जिसे भारत का दक्षिणी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है, उसका अगर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यह भी आपको पता होना अति आवश्यक है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक दूरी 3214 किलोमीटर। अगर आप यहां से देखेंगे 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की दूरी केवल 2933 किलोमीटर। बिल्कुल, एक एक बिंदु आपके सामने शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। और भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखें 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये ध्यान में रखना है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये महत्वपूर्ण आंकड़े जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में है। भारत का ऊपरी हिस्सा, उत्तरी जो हिस्सा है, वो उपोष्ण कटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है। जल्दी से जल्दी बताइए, वह कौन सी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? और ये रेखा है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना है। कर्क रेखा कुल भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बिल्कुल, भावना, धर्मेंद्र, जांगीर, मदन, रोहित, अशोक, रामजी, ममता, अशोक, बिल्कुल जोश जुनून के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाना है भूगोल की नवीनतम
कक्षा से शानदार धुआंधार महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम आपके लिए उपस्थित हैं, जिससे आपकी तैयारी शानदार हो। आरंभ से अंत तक प्रचंड है, आरंभ से अंत तक महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी को हम प्रदान करने वाले हैं। बिल्कुल आयुषी, मदन, रोहित, धर्मेंद्र, अजय, आयुषी, बिल्कुल 8 राज्यों से, कितने 8 राज्यों से बिल्कुल विकास पुरखाराम, बिल्कुल जोश जुनून के साथ जुड़ जाना है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको भारत की मानक समय रेखा माना गया है, जिसको हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या होगा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बिल्कुल हिमांक, विकास, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, आर्यन, सत्यम, रोहित। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। और इन 5 राज्यों में से 2 राज्य तटीय राज्य हैं, और ये तटीय राज्य हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह से होकर गुजरती है? तो वो स्थान है आपका मिर्जापुर। और 1 सितंबर, ये भी ध्यान में रखना, कब? 1 सितंबर 1947 को, 1 सितंबर 1947 को इस मानक रेखा को भारतीय मानक रेखा के रूप में स्थापित किया गया था। यह भी आपको समझना है। अब देखिए बेटा, भारत के पूर्व और पश्चिमी बिंदु में 30 डिग्री 30 देशांतरों का लगभग अंतर पाया जाता, और जैसा हमें पता है 2 देशांतरों के मध्य लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। तो अगर हम 30 देशांतर को 4 मिनट से गुणा करते हैं तो हमारे पास 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय आ जाता है। इसका मतलब अरुणाचल और गुजरात की बात करें, अरुणाचल और गुजरात की बात करें तो सूर्योदय अगर अरुणाचल में 6 बजे हो रहा है, अगर हम यहां पे देखें तो सूर्योदय गुजरात में कितने बजे होगा? 2 घंटे बाद। इसका मतलब मान लेते हैं कि आप में से कोई व्यक्ति है वो अरुणाचल में रहते हैं और उनके अनुसार वहां पे सूर्योदय हो रहा है सुबह के 4 बजे। कितने बजे? सुबह के 4 बजे। तो 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होगा। ये 2 घंटे का अंतर यहां पे उत्पन्न हो जाता है। ये हमें यहां पे ध्यान में रखना है। भारत के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, 4096.7 किलोमीटर। फिर चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ केवल 106 किलोमीटर। कितना? केवल 106 किलोमीटर। बिल्कुल आर्यन, प्रकाश, रोहित, बिल्कुल मदन, केवत, एक्सीलेंट बेटा, जोश जुनून के साथ। और भारतीय स्थल सीमा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर बताई गई है। ये भी हमें यहां पे ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की, जहां से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले। देखिए, श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। बिल्कुल, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। भारतीय मुख्य भूमि देखिए, भारतीय मुख्य भूमि, साथ में अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के साथ भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल देखिए यहां पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। सभी से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं जोश जुनून के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा देखिए कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा लद्दाख। सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य
उत्तर प्रदेश सबसे छोटा, सिक्किम एक एक बिंदु आपके सामने। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। ऐसे राज्य जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, देखिए स्थलबद्ध राज्य हैं, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो स्थलबद्ध राज्य हैं, इनकी ना तो समुद्री सीमा है ना अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ये आपको समझना है। शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ। अगला महत्वपूर्ण अध्याय आपके सामने है, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। कौन सा है? संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। अब आप यहां पे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी गई है? पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष मानी गई है। करोड़ों वर्ष पहले ये इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी, फिर ये एशिया महाद्वीप से टकराई, हिमालय पर्वतमाला का उद्भव हुआ, ये हम सब जानते हैं। वृद्ध हिमालय श्रृंखला देखिए, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम लंबाई 2500 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर। सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। अनुसुईया ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? देखिए, उपमहाद्वीप बनने के लिए बहुत सारी विशेषताओं का होना अति आवश्यक है। अगर भारत की आप संरचना भू आकृति में देखें, भारत में डेजर्ट भी है, मरुस्थल भी है, द्वीपीय क्षेत्र भी है, तटीय मैदान भी है, नदीय मैदान भी है, पठार भी है, पर्वत भी है या नहीं है? और विभिन्न प्रकार की यहाँ पे जलवायु, वनस्पति, मृदा भी पाई जाती है। और यही सभी विशेषताएं, यही सभी विविधताएं मिलकर भारत को एक भारतीय उपमहाद्वीप का स्थान देते हैं। और भारत के साथ कुछ और देश भी हैं जो इस उपमहाद्वीप का हिस्सा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। वृहत हिमालय देखिए, और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी और डल झील है। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? वो है झेलम नदी। कौन सी है? झेलम नदी। ये आपको ध्यान में रखना है। अनुदैर्ध्य घाटियां, जिन्हें दून कहा जाता है, और सबसे बड़ा दून, सबसे बड़ी अनुदैर्ध्य घाटी कौन सी है? ये है देहरादून। कौन सी है? देहरादून। ये भी आपको समझना है शानदार, धुआंधार तरीके से। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच में है? रावी और काली नदी। क्या? रावी और काली नदी। बिल्कुल, कक्षा की पीडीएफ भी मिलेगी, शानदार, धुआंधार। अशोक जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, महाद्वीपीय विशेषता रखने वाले प्रायद्वीप उपमहाद्वीप कहे जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर, लैंडलॉक कंट्री किसे कहते हैं? लैंडलॉक का मतलब होता है स्थलबद्ध। जैसे नेपाल और भूटान स्थलबद्ध देश हैं, इनकी समुद्री सीमा नहीं लगती है ना बेटा? बिल्कुल, देहरादून एकदम सही उत्तर अशोक, बहुत बढ़िया, शानदार, धुआंधार तरीके से, जोश जुनून के साथ एक एक बिंदु आपके सामने। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, शिवालिक। तो जब हम बात करते हैं शिवालिक की, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि शिवालिक शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। इसकी उत्पत्ति देहरादून के नजदीक शिवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। और देहरादून सबसे बड़ा दून है, यह भी ध्यान में रखना है। व्रत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति रहती है और ये ऋतु प्रवास करते हैं। क्या करते हैं? ऋतु प्रवास। ये शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में मैदानों से पर्वतीय भागों की ओर और पर्वतीय भागों से पुनः मैदानों की ओर लौटते हैं, पशुपालन करते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में कंचनजुंगा जैसी चोटियां पाई जाती हैं। लेपचा जनजाति यहां पे पाई जाती हैं। शानदार, धुआंधार तरीके से, जोश जुनून के साथ। इसी प्रकार से देखिए, अरुणाचल हिमालय भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रा तक फैला हुआ है। मुख्य चोटियों में कांगतू और नमचा बरवा है, और ये वही नमचा बरवा है जिससे होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी डीप गॉर्ज का निर्माण करती है, महाखड्ड का निर्माण करती है। और यहाँ की मुख्य जनजातियां मोनपा, बोर, मिश्मी, निशी और नागा है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, शानदार तरीके से, धुआंधार
तरीके से। बराक देखिए, बराक मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील है जिसे लोकताक झील कहते हैं और मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने, लोकताक झील कहां है, मोलेसिस बेसिन क्या होता है, हर एक बिंदु आपके सामने शानदार धुआंधार तरीके से। यह है आपका नामचा 12वां। बिल्कुल एक एक बिंदु का हमें गहन विस्तारित विश्लेषण करना है। जब हम बात करते हैं भारत के उत्तरी मैदान की, जब हम बात करते हैं भारत के उत्तरी मैदान की, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि 3 प्रमुख नदियां मिलकर इस मैदान का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। कौन सी? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए, तीनों नदियों में से सिंगी खंबम किसको कहा जाता है? तीनों नदियों में से सिंगी खंबम किसे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी आपको बताना है। इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 से 300 और गहराई देखिए 1000 से 2000 मीटर है। मतलब 1 से 2 किलोमीटर। कितना? 1 से 2 किलोमीटर है। यह आपको समझना है शानदार तरीके से। इतनी गहराई तक यहां पे जो जलोढ़ मृदा है उसका निक्षेपण हुआ है। भाभर देखिए 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है। पुराने और नए जलोढ़, पुराने को बांगड़, नए को खादर कहते हैं। भाबर के बाद में तराई भी आती है और तराई में पुनः धाराएं उद्भवित होती हैं। हरियाणा और दिल्ली राज्य देखिए, हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का काम करते हैं। नदियों के मैदानों से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उड़ता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहां देखिए, ये है आपका भाबर, ये आ गई आपकी तराई। भाबर में नदियां लुप्त हो जाती है, तराई में वापस उद्भवित होती है। ये बांगड़ और ये है खादर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सिंधु नदी को बिल्कुल सही उत्तर किसने सही उत्तर दे दिया है? अजय ने, केवट ने, आयुषी ने, रोहित ने, अशोक ने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जोश जुनून के साथ एक एक बिंदु का गहन विस्तारित विश्लेषण। ये देखिए आपका प्रायद्वीपीय पठार। बिल्कुल। पश्चिमी घाट के अन्य नाम क्या क्या हैं? देखिए, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोडा बेटा। बिल्कुल। केरल में अन्नामलाई और इलायची कार्डामम की पहाड़ियों के नाम से इसे जाना जाता है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी 2695 मीटर, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ये है अनाईमुड़ी जो अन्नामलाई में है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है आपकी डोडा बेटा। ये नीलगिरी में है। कहां पर है? नीलगिरी में स्थित है, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। छोटा नागपुर का पठार खनिज भंडारों का, खनिज पदार्थों का भंडार है। यह आपको समझना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। जनजातियों के नाम पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां। अब आप मुझे बताइए, मौसिन राम जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति करता है, तीनों में से कौन सी पहाड़ी में स्थित है? जल्दी से जल्दी आपको उत्तर देना है। मौसिन राम जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति करता है, वो कौन सी पहाड़ी में स्थित है? जल्दी से जल्दी आपको बताना है। अब देखिए, भारतीय मरुस्थल में अनुदैर्ध्य टीले बरखान पाए जाते हैं। यह आपको समझना है। वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। मेसोजोइक काल में यह समुद्र का हिस्सा था। कास्ट जीवाश्म जो आकल में मिलते हैं उसकी आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष है। कितनी? 18 करोड़ वर्ष है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सुपर्ब सही उत्तर। मौसिन राम खासी पहाड़ियों में स्थित है। कहां पर है? खासी पहाड़ियों में स्थित है। यह आपको समझना है।
मरुस्थल में दक्षिणी भाग में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? लूणी नदी। कौन सी है? लूणी नदी। एक एक बिंदु समझना है, एक एक बिंदु आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर ये सब कुछ पढ़ लिया, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा प्रश्न आपका हल हो जाने वाला है। पूरा सार, पूरी समरी आपको यहीं पे मिलने वाली है। अब देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न है। ये जब हम बात करते हैं यहां पे, तो ये जो मैदान है ये कैसा है? जलमग्न मैदान का उदाहरण है। ये आपको जरूर समझना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। खासी पहाड़ियां। अगला महत्वपूर्ण देखिए, अगर हम यहां पे बात करें गुजरात में तटीय मैदान की, तो कच्छ और काठियावाड़ का तट, महाराष्ट्र गोवा कोंकण तट, उसके बाद देखिए मालाबार तट। तो एक एक बिंदु समझना है। क्या? एक एक बिंदु समझना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। मालाबार में कयाल पाई जाती है और हर वर्ष केरल में आयोजित होने वाली नेहरू ट्रॉफी वल्लामकली का आयोजन पुनामदा कयाल में किया जाता है। छोटे छोटे लेकिन प्रभावी, अति महत्वपूर्ण बिंदु आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये अति आवश्यक है। उसके बाद देखिए, पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है जबकि पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। ये भी आपको समझना है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहां के मुख्य डेल्टा है। उभरा तट होने के कारण यहां पर पतन और पोताश्रय कम है। अब आप मुझे बताइए शानदार धुआंधार तरीके से, पाराद्वीप पतन, पाराद्वीप पतन कौन से राज्य में स्थित है? जल्दी से जल्दी आपको बताना है। बिल्कुल, पाराद्वीप पतन कौन से राज्य में स्थित है? बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। रिची द्वीप समूह और लबरिंद द्वीप समूह दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। बैरेन आइलैंड देखिए, अति महत्वपूर्ण, भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी और साथ में दक्षिण एशिया का भी एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी। बहुत ही गर्व की बात। बिल्कुल, ये आपको समझना है। इस द्वीप समूह की प्रमुख चोटियों में सैडल चोटी सबसे ऊंची है, 738 मीटर। अरब सागर में लक्षद्वीप मिनिकॉय है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 453 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात में बेटा कांडला है। पाराद्वीप उड़ीसा, पाराद्वीप उड़ीसा। पश्चिमी बंगाल में कोलकाता और हल्दिया है बेटा, पश्चिमी बंगाल में। तो जिन जिन बच्चों ने उड़ीसा उत्तर दे दिया, जिन जिन बच्चों ने उड़ीसा उत्तर दिया, सबका करेक्ट है। और बाकी जिन्होंने गुजरात पश्चिमी बंगाल बताया, उनके भी मैंने पतन आपको बता दिए हैं। जोश और जुनून के साथ देखिए बेटा, शानदार धुआंधार तरीके से। ये है ग्रेट निकोबार और यहीं पर है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। बताइए किस वर्ष सुनामी आई थी जिसमें इंदिरा पॉइंट डूब गया था? जल्दी से जल्दी बताना है शानदार धुआंधार तरीके से। 26 दिसंबर। लेकिन वर्ष आपको बताना है कि गुरुजी उस वर्ष सुनामी आई थी और इंदिरा पॉइंट डूब गया। अगला महत्वपूर्ण अध्याय अपवाह तंत्र। कौन सा है? अपवाह तंत्र आपके सामने देखिए। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। और इन्हीं वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियां, अपवाह तंत्र। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 2004 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जल ग्रहण क्षेत्र एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। सिंधु नदी द्रोणी, गंगा नदी द्रोणी, ब्रह्मपुत्रा नदी द्रोणी, ये आपको समझना है। छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, लेकिन आपके काम के हैं। कुल अपवाह का 77% भाग बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होता है और 23% अरब सागर में विसर्जित किया जाता है। तो यहां पे 77% और यहां पे कितना है? केवल 23%। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। प्रमुख नदी द्रोणी जिनकी
जिनका क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदी द्रोणियां शामिल हैं। मध्यम नदी द्रोणी 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में, इसमें 44 नदी द्रोणियां हैं। और लघु नदी द्रोणी 2000 वर्ग किलोमीटर से कम का इनका कुल क्षेत्रफल माना जाता है। बिल्कुल। मायोसिन कल्प में देखिए, मायोसिन कल्प जो आज से लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले था, एक विशाल नदी बहती थी जिसे शिवालिक अथवा इंडो ब्रह्म नदी कहा जाता है। क्या शिवालिक अथवा इंडो ब्रह्म नदी कहा जाता है? बिल्कुल। जिन्होंने 2004 उत्तर दिया एकदम सही, और बच्चों ने डेट भी बता दी गुरुजी 26 दिसंबर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। एक नदी में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है, कि पूरे वर्ष भर औसत कितना जल बहाकर नदी लेकर जा रही है, उसको हम नदी बहाव प्रवृत्ति कहते हैं। वर्ष के कुछ समय में ये जल बहाव कम हो जाता है, कभी जल बहाव अधिक हो जाता है, ये आपको समझना। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, सिंधु नदी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इसे सिंगी खंबान कहते हैं, शेर मुख भी कहते हैं। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। बोखारचू के निकट एक हिमनद से इसका उद्भव होता है। बिल्कुल। देखिए झेलम पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग से निकलती है, जो जम्मू कश्मीर में है। चेनाब नदी है, वो दो नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा। कौन सी नदियां? चंद्रा और भागा। बिल्कुल। रावी नदी देखिए, रावी नदी कुल्लू पहाड़ियों के में रोहतांग दर्रे के पश्चिम भाग से निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे में ब्यास कुंड से निकलती है। और सतलुज नदी, जिसे लांगचेंग खंबाम्ब भी कहा जाता है, तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती हैं। कितने महत्वपूर्ण बिंदु, एक एक आपके परीक्षा में छपने वाला है। गंगा नदी तंत्र की बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा का जब संयोजन होता है तो गंगा नाम लेकर नदी आगे प्रवाहित होती है। और आप मुझे बताइए, अलकनंदा और भागीरथी कौन से स्थान पर आपस में मिल जाती हैं? उस स्थान का नाम क्या है? जल्दी से जल्दी आपको बताना है, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है। भागीरथी नदी पर टेहरी बांध भी निर्मित किया गया है, जो आपको पता होना अति आवश्यक है। उसके बाद देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद इसको पद्मा कहते हैं, और अंततः मेघना नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यमुना देखिए, गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। उद्गम कहां से होता है? यमुनोत्री हिमनद बंदर पूंछ जो पर्वत श्रेणी है वहां से, ये आपको समझना है। चंबल नदी देखिए, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट जाना पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध बना हुआ? गांधी सागर बांध। राजस्थान में राणा प्रताप सागर, कोटा में जवाहर सागर लिफ्ट बांध, और कोटा बैराज का निर्माण इसी के ऊपर किया गया है। तो एक एक बिंदु देखिए आपके सामने है, और एक एक बिंदु का हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि भली वो रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न बने, भली वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक प्रश्न बने। हर क्षेत्र से संबंधित हर प्रकार के प्रश्नों का समावेश हमारी जो स्टडी है, हमारा जो अध्ययन प्रारूप है, उसमें किया जा सके। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। सर एग्जाम में क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे भाई साहब, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश जुनून के साथ। और जैसा मैं आपको कहता रहता हूं, धुआंधार तरीके से विकल्प बहुत मिलेंगे जीवन में राह भटकाने को, एक संकल्प उत्कर्ष ही काफी है मंजिल पाने को। बिल्कुल, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, देवप्रयाग इज द करेक्ट आंसर बेटा। बिल्कुल। अगला देखिए, गंडक नदी देखिए, दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलन से बनती है। घाघरा नदी मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। अब प्रश्न आ गया, मापचा चुंगो हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? पता होना चाहिए, घाघरा नदी। कोसी नदी, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। अति महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने।
रामगंगा देखिए गैरसन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद दामोदर, जिसे पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, देखिए छोटा नागपुर के पूर्वी किनारे पर बहती है। शारदा अथवा सरयू नदी, जिसके किनारे अयोध्या स्थित है, देखिए इसका उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाप हिमनद से होता है। कहां? मिलाप हिमनद से होता है, यह आपको समझना है। महानंदा नदी दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक दक्षिण से उत्तर की ओर आकर गंगा नदी में मिलने वाली नदी। नमामि गंगे परियोजना जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया ताकि गंगा नदी की सफाई करी जा सके, प्रदूषण को कम किया जा सके, जैव विविधता वृक्षारोपण को बढ़ाया जा सके। बिल्कुल। उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मानसरोवर झील के निकट चेमा यंगडुंग हिमनद से निकलती है। कहां? चेमा यंगडुंग हिमनद से निकलती है। और तिब्बत में क्या कहते हैं? यारलंग सांगपो। क्या कहते हैं? यारलंग सांगपो। ये भी ध्यान में रखना है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध कर देने वाला शोधक। नामचा बरवा के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करके ये भारत में प्रवेश करती है। भाई साहब, इतने महत्वपूर्ण बिंदु बहुत ही बढ़िया तरीके से एक ही जगह पे आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होने वाले। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, एक एक नदी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश। महानदी छत्तीसगढ़ में रायपुर के सिहावा के निकट निकलती है, 851 किलोमीटर लंबी है और जल ग्रहण क्षेत्र देखिए 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। गोदावरी दक्षिण गंगा के नाम से मशहूर है। नासिक जिले में त्र्यंबक नामक पर्वत से निकलती है, 1465 किलोमीटर लंबाई है इसकी। सहायक नदियां पैन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। बिल्कुल। कृष्णा नदी आप देखिए महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, 1401 किलोमीटर लंबाई है। तुंगभद्रा, कोयना, भीमा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी की बात करें तो कोगाड़ू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। लंबाई अगर हम देखें तो 800 किलोमीटर है। सहायक नदियों में काबिनी है, भवानी है और अमरावती है। एक एक बिंदु समझना है, एक एक बिंदु का गहन विस्तारित विश्लेषण करना है। अब देखिए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी ढाल से निकलती है, दक्षिण में सतपुड़ा, उत्तर में विंध्या और भ्रंश घाटी से होती हुई बहती है और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अति महत्वपूर्ण, कौन से शहर के निकट, कौन से शहर के निकट ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो सही उत्तर क्या होगा? जबलपुर, मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर निर्मित की गई। तापी नदी देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, 724 किलोमीटर लंबाई है। 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश और शेष 6% गुजरात में इसका अपवाद क्षेत्र पाया जाता है। लूणी नदी बिल्कुल भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी। देखिए ये हमें ध्यान में रखना है, राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है जो अरावली के पश्चिमी भाग से निकलने वाला है। पुष्कर के निकट अजमेर की नाग पहाड़ियों से 2 जलधाराएं निकलती हैं, सरस्वती और सागरमती, और जब ये दोनों मिल जाती हैं तब उत्पन्न होती है लूणी नदी और ये कच्छ के रण में मिल जाती है। आंतरिक अपवाह तंत्र का सबसे बढ़िया उदाहरण है। ये अपना जल किसी भी समुद्र में, किसी भी महासागर में विसर्जित नहीं करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जवाई, मीठड़ी, बांडी, गुइया, सागी, खारी, जोजड़ी, सूकड़ी ये सब इसकी सहायक नदियां हैं भाई साहब। बिल्कुल। तो कैसा लगा विश्लेषण आप सभी भूगोल वेताओं को? शानदार, धुआंधार, मजेदार, जोश जुनून के साथ। देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां, अब देखिए शैत्रुंजी नदी है वो अमरावती के डकल हवा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट गुजरात से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल जिले से निकलती है। साबरमती उदयपुर से निकलती है। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से। वैतरणा नदी नासिक जिले में त्र्यंबक से। कालिंदी नदी बेलगांव कर्नाटक से।
बेडती नदी हुबली कर्नाटक से, शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा से। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां, मांडवी और जुआरी नदियां। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरतपुजा। ग्रेट गुरुजी, बिल्कुल आयुषी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, इसे पोनानी भी कहते हैं। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और पांबा केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी है भाई साहब। बिल्कुल, सभी तथ्यों का समावेश एक साथ। अब देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी नदी, वामसधारा, पेनार नदी कर्नाटक से निकलती है, पल्लार नदी कर्नाटक से और वैगई नदी मदुरई। एक एक बिंदु आपके सामने शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। इनका अध्ययन अगर आपने कर लिया, परीक्षा में परफेक्ट 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल भाई साहब। अगला महत्वपूर्ण अध्याय देखिए कौन सा है? जलवायु। सबसे पहले बात करते हैं मौसम और जलवायु की। मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, अब आपको हमें यहां पे पता करना है। देखिए, वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मौसम कहते हैं। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में अथवा एक सप्ताह में। जलवायु की अगर हम बात करें तो अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है, 50 अथवा अधिक वर्ष में लगता है। बिल्कुल शानदार, धुआंधार, बिल्कुल बहुत बढ़िया अंजलि प्रिया, अजय गुज्जर। बिल्कुल। अब देखिए, भारत की जलवायु को प्रमुख रूप से दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। पहला, स्थिति और उच्चावच। किसकी बात कर रहे हैं? स्थिति और उच्चावच की। इसमें अक्षांश है, जैसे कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांट देती है। उत्तरी भारत का जलवायु अलग, दक्षिण भारत की जलवायु अलग। हिमालय पर्वत हैं, वो मुख्य रूप से प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। जल और स्थल का वितरण, ये हमें समझना है। स्थल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म और ठंडा होता है, तो भारत के दक्षिण में जो महासागर है उसकी अवस्थिति, जल की उपस्थिति भी हमें यहां पे समझना है, प्रभावित करती है। समुद्र तट से दूर कोई स्थान समुद्र तट के निकट है, समुद्र तट पर स्थित है, और बहुत सारे स्थान हैं जो समुद्र से दूरी पर हैं, तो जलवायु में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। और जो तटीय प्रदेश है वहां पे समकारी जलवायु पाई जाती है, ये आपको समझना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू परिधि वर्मा, थैंक यू सो मच। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, ये हम पढ़ चुके हैं। उच्चावच, जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट, असम के पवन अभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तो जितने भी कारक हैं वो सब हमने यहां पे मेंशन किए हैं। उसके अलावा देखिए, वायुदाब पवन, वायुदाब पवनों का धरातल पर वितरण कैसा है? जेट प्रवाह, पश्चिमी जेट प्रवाह है, पूर्वी जेट प्रवाह है, दोनों कारक प्रभावित करते हैं, ये आपको समझना है। उसके बाद शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून काल में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। सभी का प्रभाव है वो हमें यहां पे देखने को मिलता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, तापमान और वर्षण में क्या भिन्नताएं देखने को मिलेगी। एकदम मस्त, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए, गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापमान 55 डिग्री तक पहुंच जाता है और सर्दियों में लेह में -45 डिग्री पहुंच जाता है। ये तापमान में विसंगति आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने में दिन का तापमान 50 डिग्री, उसी दिन अरुणाचल के तवांग में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री तक पहुंच पाता है। बिल्कुल। केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात में मुश्किल से 7-8 डिग्री का अंतर होता है। थार मरुस्थल में देखिए 15 से 20 डिग्री का आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल राजू राम जी, ग्रेट गुरुजी, सुपर, एक्सीलेंट। अब वर्षा में देखिए बेटा, हिमालय में हिमपात होता है। बिल्कुल। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मौसिन राम में 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। जैसलमेर में शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक कभी वर्षा हुई होगी, तो ये भी ध्यान में रखना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेघालय की गारो पहाड़ियों में एक जगह है तुरा में एक दिन में जितनी बरसात होती है, जैसलमेर में 10 वर्षों में उतनी बरसात होती है। तो अब आप यहां पे देखिए वर्षा में कितनी भयंकर विभिन्नता आपको यहां पे देखने को मिल रही है। अगला देखिए, शीत ऋतु में मौसम की क्या क्रियाविधि रहती है।
शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य और पश्चिमी एशिया में वायु दाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायु केंद्र स्थापित हो जाता है। पवनें तिब्बत पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। इन्हें जेट प्रवाह कहते हैं। और ये जेट प्रवाह कौन सा होता है? ये होता है आपका पश्चिमी जेट प्रवाह। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है। एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में और दूसरी शाखा है वो हिमालय के दक्षिण की ओर बहना आरंभ कर देती हैं। ये आपको समझना है। ग्रीष्म ऋतु में देखिए भाई साहब, धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण पेटी ITCZ कहा जाता है, वो बन जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय सामुद्रिक वायु विषुवत वृत्त को पार करके दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है और इसी को दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहा जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में देखिए कौन सा जेट प्रवाह है? ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी जेट प्रवाह है। कौन सा है? पूर्वी जेट प्रवाह है। शीत ऋतु में कौन सा प्रवाह है? पश्चिमी जेट प्रवाह है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। अगला महत्वपूर्ण देखिए, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ये हमें ध्यान में रखना है। ये शीत ऋतु से संबंधित है। जाड़े के मौसम में पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भारत में प्रवेश करते हैं। भूमध्य सागर पर ये उत्पन्न होते हैं और इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। मुख्य बिंदु हमें समझना है। देखिए बेटा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं और भारी बारिश करते हैं। ये ग्रीष्मकालीन जलवायु से संबंधित है। मॉनसून का भारत में प्रवेश दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून देखिए बेटा, केरल तट पर 1 जून को पहुंच जाता है। शीघ्र ही 10 और 13 जून के मध्य मुंबई और कोलकाता तक भी पवनें पहुंच जाती है। मॉनसून के पीछे हटने या लौट जाने को मॉनसून का निवर्तन कहा जाता है। ध्यान रखना एक एक महत्वपूर्ण बिंदु। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद एक या कई सप्ताह तक अगर वर्षा ना हो तो इसे मॉनसून विच्छेद कहा जाता है। तो एक एक बिंदु का हमें विश्लेषण करना है, एक एक बिंदु को समझना है। अब देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाते हैं? क्योंकि तमिलनाडु की और बंगाल की खाड़ी की मॉनसून पवनें समानांतर बहती हैं और दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की अरब सागर की शाखा का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। जब वृष्टि छाया क्षेत्र में आएगा तो वर्षा कम समानांतर बहेगी, तो वहां पे अवरोधक का काम कोई कर ही नहीं पाएगा, तो पुनः यहां पे वर्षा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक एक बिंदु समझना है, एक एक बिंदु का गहन विस्तारित विश्लेषण करना। अब ये एल नीनो और भारतीय मॉनसून क्या है, ये समझना है। तो एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है, हर 5 या 10 वर्षों बाद प्रकट होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है बालक ईशा। दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास ये नजर आता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू की ठंडी जलधारा ये उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट हो जाती है। लो प्रेशर बनता है और पूरा भारतीय मॉनसून इस समय क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। ये आपको जरूर समझना है। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान आम्र वर्षा, जिसे आम की वर्षा भी कहते हैं, इसके होने से आम जल्दी पकते हैं, पकने में आसानी होती है। ये पूर्व मानसून बौछारें हैं जो केरल और तटीय कर्नाटक में पड़ती है। फूलों वाली बौछार कॉफी केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने में महत्वपूर्ण होती है। काल बैसाखी असम और पश्चिमी बंगाल में, और देखिए भाई साहब, असम में तो इसको बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है, बैसाख के महीने में होता है। लू देखिए, उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक शुष्क गर्म और पीड़ादायक पवनें होती हैं। एक एक बिंदु आपके सामने। बिल्कुल स्वरूप जी, बहुत बढ़िया। मदन जी, वेरी नाइस सर जी, सुपर, एक्सीलेंट बेटा। एक एक बिंदु आपके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं शानदार धुआंधार तरीके से। देखिए, अरब सागर की मॉनसून पवनें, ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। दूसरी शाखा देखिए, मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटियों से होकर मध्य भारत में छोटा नागपुर तक बह जाती है और छोटा नागपुर में भी बरसात होती है।
तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है और यहां से अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा होती है क्योंकि समानांतर जा रही है। उसके बाद पंजाब हरियाणा में वर्षा करती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है और पश्चिमी हिमालय में विशेषकर धर्मशाला के निकट ये भरपूर वर्षा करती हैं। शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ। बंगाल की खाड़ी की शाखा देखिए, म्यांमार के तट और दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से हिस्से से टकराती है और टकराकर अराकान पहाड़ियां इनको भारतीय महाद्वीप की तरफ धकेल देती है। इनकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ पंजाब के मैदान तक पहुंच जाती है और दूसरी जो शाखा है वो ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है और विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। गारो खासी पहाड़ियों में भी भरपूर यहां पे वर्षा होती है और जो मौसिन राम है वो विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, मॉनसून वर्षा की विशेषताएं क्या है। ये जून से सितंबर के मध्य होती है, उच्चावच भू आकृति से नियंत्रित होती है, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मॉनसून वर्षा घटती है। किसी एक समय में मॉनसून वर्षा कुछ दिनों के लिए आर्द्र दौरों में आती है, यह भी समझना है। ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है और मिट्टी का इससे अपर्दन भी होता है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मॉनसून का अत्यधिक महत्व है। मॉनसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम। कई बार पूरे देश में या एक भाग में वर्षा का आरंभ काफी देर से होता है, कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले भी समाप्त हो जाती है। मॉनसून कभी स्ट्रॉन्ग होगा, मॉनसून कभी वीक होगा, ये सब हमें यहां पे समझना है। एल नीनो का प्रभाव भी हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। धर्मशाला हिमाचल में अगली कक्षा भाई कल होगी 4 बजे धुआंधार तरीके से। भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। इसमें विचरण गुणांक पता करने के लिए मानक विचलन को माध्य से भाग दिया जाता है और 100 से गुणा किया जाता है, यह भी आपको समझना है। अब देखिए, वर्षा का वितरण किसकी बात करनी है, वर्षा के वितरण की बात करनी है। देखिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियां आती हैं। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात होती है। मध्य की अगर हम बात करें, गुजरात का दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और यहां पे अगर हम बात करें गंगा का मैदान, तो 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य यहां पे बरसात होती है। शानदार, धुआंधार तरीके से। न्यून वर्षा देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, राजस्थान का पूर्वी भाग, गुजरात, दक्कन का पठार, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में यहां बरसात होती है। बिल्कुल। और अपर्याप्त वर्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से कुछ भाग हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान के 50 सेंटीमीटर से भी यहां पे कम वर्षा होती है। तो एक एक बिंदु समझना है शानदार, धुआंधार तरीके से। अब देखिए, भारत के जलवायु क्षेत्र अगर हम देखें, ये मुख्य रूप से ये जरूर पूछे जाएंगे, तो इनके ऊपर आपको जरूर ध्यान केंद्रित करना है। अब देखिए, AMW लघु शुष्क ऋतु वाला भारत में कौन सा क्षेत्र है, गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तट। AS कहां पर है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, अति महत्वपूर्ण। फिर देखिए, AW कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का भाग। BSHW उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, ये थार मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है ये समझना। उसके बाद BHW गर्म मरुस्थल वाला राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। एक एक महत्वपूर्ण बिंदु शानदार, धुआंधार तरीके से। CWG गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर क्षेत्र। अब DFC देखिए, अरुणाचल, महत्वपूर्ण। और उसके बाद ई ध्रुवीय जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जो हिमालयी क्षेत्र है, बर्फबारी भी यहां पे होती है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपको जरूर इनका ज्ञान एकत्रित करना है। अगला महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है हमारे सामने, प्राकृतिक वनस्पति। जितने भी अध्याय हैं सभी के महत्वपूर्ण बिंदुओं का हम करेंगे गहन विस्तारित विश्लेषण। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की।
ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, तापमान 22 डिग्री से अधिक, लंबाई वृक्षों की 60 मीटर उससे अधिक हो जाती है। रोजवुड, महोगनी, एनी, अबनी, ये मुख्य प्रकार की यहाँ पे प्रजातियां पाई जाती है। अर्ध सदाबहार वन देखिए, साइडर, ओल, कैल, गुडजन, रोजवुड। गढ़वाल और कुमायूं में ओक के स्थान पर किसको बोया गया? चीड़ के पेड़, जो रेल पटरी बिछाने में महत्वपूर्ण थे। क्या? रेल पटरी बिछाने में महत्वपूर्ण थे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब पर्णपाती वनों को मॉनसून वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णपाती वनों को मॉनसून वन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, आर्द्र पर्णपाती वन, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन, ध्यान रखना, ये प्रमुख यहां पे प्रजातियां पाई जाती है। शुष्क पर्णपाती वन देखिए, 70 से 100 सेंटीमीटर। और यहां पे देखिए, प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां पे तेंदु, पलाश, अमलतास, बेल, खेर और अक्सर वुड प्रमुख प्रजातियां हैं। शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। प्रमुख प्रजातियां बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलाश हैं। भाई साहब, एक एक बिंदु आपके सामने हमने रख दिया है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ उष्ण कटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा तक की वनस्पति आपको एक साथ मिल जाएगी। बिल्कुल। और दक्षिणी पर्वतीय जो वन है भाई साहब, ये 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर लेना, बिल्कुल लक्ष्मण सिंह जी भाटी साहब को हम ये बता देंगे, आप चिंता ही मत करो। वेरी नाइस एंड इंपॉर्टेंट क्लास गुरुजी, थैंक यू आयुषी जी, वेरी नाइस सर। बिल्कुल हेमांक राठौड़ जी, बिल्कुल धन्यवाद। देखिए, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिनको सोलाश वन कहते हैं। नोट कर लेना, सोलाश वन कहते हैं। कहां पर? नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर सोलाश वन पाए जाते हैं। यह आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है। अब देखिए, भारत के प्रमुख प्रकार के वनों का एक साथ विश्लेषण। वेलांचली अनुपवन के 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र भूमि। उड़ीसा की चिल्का, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं। ये आपको समझना है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित है, 1971 में आरंभ हुआ। बिल्कुल। और रामसर नामक स्थान से जुड़ा हुआ है। भारत इसमें 1942 में शामिल हुआ। भारत में आर्द्र भूमियां 26 हैं। भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर है और विश्व का 7% भाग है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हुए हैं। शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन क्षेत्र 21.05% है। अंडमान निकोबार में देखिए 46.93 क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। 10% से कम वन क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में है। 10 से 20% तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, 20 से 30% प्रायद्वीपीय भारत, दादर नगर हवेली, तमिलनाडु, गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में। और 20 से 30% क्षेत्र भूमि अधीन है। उत्तरी पूर्वी राज्य में 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। बिल्कुल भाई साहब, वायरल कर देना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। अब देखिए, भारत में प्रमुख कौन कौन से कानून हैं जो वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित हैं। देखिए, वन संरक्षण नीति 1992 में 1952 में लाई गई, 1981 में संशोधन किया गया। वन्य जीव वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में लागू
किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपको समझना है। प्रोजेक्ट टाइगर देखिए 1973 में, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1974, हंगोल जम्मू कश्मीर में 1970 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी कौन से वर्ष में आया, जल्दी से जल्दी आपको बताना है, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। यूनेस्को का एक प्रोग्राम भी है, मानव और जीव मंडल प्रोग्राम, जिसे मैब कहते हैं। भारत में 18 जीव मंडल नीचे हैं, 10 विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना। नीलगिरी जीव मंडल नीचे 1986 में, भारत का पहला जीव मंडल नीचे। प्रमुख यहां पे संकटापन्न प्रजातियां, नीलगिरी तहर, शेर के दुम वाले बंदर है। नंदा देवी देखिए 1988 में, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहराबाज, कालाबाज। सुंदरवन जीव मंडल नीचे, यहां पे देखिए हेरिशिएरा फॉर्मीज अति महत्वपूर्ण, हेरिशिएरा फॉर्मीज बेशकीमती इमारती लकड़ी है सुंदरवन में। यहां पे बाघ हैं जो पानी में तैरते हैं, चीतल, भौंकने वाले मृग, जंगली सुअर, लंगूर जैसे दुर्बल शिकार भी कर लेते हैं। अगला देखिए मन्नार की खाड़ी 1989, समुद्री जीव विविधता के मामले में सभी सबसे धनी क्षेत्रों में एक माना जाता है। अब आप मुझे बताइए शानदार धुआंधार तरीके से, जोश जुनून के साथ, नोकरेक जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है, जल्दी से जल्दी आपको बताना है, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ। अगला देखिए, अगला महत्वपूर्ण अध्याय, और इस अध्याय के साथ पहली किताब आपकी समाप्त हो जाएगी भाई साहब। जोश जुनून के साथ एक एक बिंदु का गहन विस्तारित विश्लेषण हो जाएगा। देखिए प्राकृतिक संकट, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्राकृतिक संकटों की। तो प्राकृतिक संकट क्या होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व जिनसे जन धन अथवा दोनों को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है, वे बहुत तीव्र होते हैं। पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, देखिए अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, संकट से ज्यादा तीव्रता से घटित होती है, बड़े पैमाने पर जन धन की हानि होती है, सामाजिक तंत्र जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है। तो जब आपदा आती है, क्या आपदा आती है तो और तेजी से आती है, वृहद स्तर पर नुकसान पहुंचाती है, जन धन की हानि करती है। अब प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए देखिए, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक योकोहामा रणनीति कार्य योजना 1994 में आरंभ किया गया। कब, 1994 में लागू किया गया। हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए, देखिए हर, मेघालय इज द करेक्ट आंसर भाई साहब, बिल्कुल। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, क्या 1992 सटीक उत्तर, भूगोल वेताओं, धुआं धुआं कर दिया भाई साहब, बहुत बढ़िया। हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करें। विकासशील देश विशेष रूप से सबसे कम विकसित और चारों ओर से जमीन से गिरे हुए भूबद्ध देशों और छोटे विकासशील देशों पर आग्रता पूर्वक ध्यान देना, क्योंकि यही वह देश हैं जो किसी भी प्राकृतिक आपदा संकट से सबसे ज्यादा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जहां भी ठीक समझा जाए वहां आपदा से बचाव, निवारण और तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाना चाहिए। क्या, राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाना चाहिए। सर एक प्रोजेक्ट टाइगर कब बताया ना बेटा, प्रोजेक्ट टाइगर भाई साहब, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ओके, जो प्रोजेक्ट जो हाथी है वो 1992 में था बेटा, बिल्कुल। और नोकरेक मेघालय में, कहा नोकरेक कहां है, मेघालय में, बिल्कुल सही उत्तर। और उसके बाद देखिए हमें उप क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यों को बढ़ावा देना है, मजबूती देनी है, जिससे हम प्राकृतिक आपदा प्रबंधन को मजबूत कर सकें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार, धुआंधार। और 1999 से 2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। तो इस प्रकार से ये जो रणनीति है वो अति महत्वपूर्ण है, ये आपको समझना है, शानदार तरीके से, धुआंधार
तरीके से, जिससे आपकी तैयारी शानदार हो सके, धुआंधार हो सके। अगला देखिए, प्राकृतिक आपदाओं का हमने वर्गीकरण भी किया है। किस प्रकार से किया है देखिए बेटा। बिल्कुल सर मेरे आंसर सब सही थे, बिल्कुल बेटा, ये प्रदर्शित करता है हमारी तैयारी शानदार है, धुआंधार है। देखिए प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण, वायुमंडलीय आपदा में क्या क्या आएगा, बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित टॉर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, करकापात, पाला, लू अभी हमने बात करी थी, शीतलहर, है ना। बिल्कुल ये सब आपको ध्यान में रखना है शानदार धुआंधार तरीके से। भौमिक में आप देखिए बेटा, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमगाव, अवतलन, मर्दा, अपर्दन, ये सब भू से मतलब धरती से संबंधित हैं, भौमिक हैं। जलीय जल से संबंधित बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान, महोर्मी और सुनामी, क्या होगा, सुनामी, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए पौधे, जानवर, उपनिवेशक के रूप में टिड्डियां, कीट ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि, ये सब जैविक में होंगे। किसमें होंगे, जैविक में होंगे। ये आपको समझना है शानदार धुआंधार तरीके से। तो मुझे बताइए 26 दिसंबर 2004 की सुनामी किसमें आएगी, जलीय आपदा में आएगी। किसमें, जलीय आपदा में। अब हम बात करते हैं भूकंपीय आपदा की। किसकी, भूकंपीय आपदा की बात करते हैं शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। देखिए भूकंप है वो बिना सूचना के और विध्वंसक होता है। भूकंप कभी सूचना देके थोड़ी आएगा, बिल्कुल कि भाई मैं आ जाऊं क्या, नहीं, ये आपको जरूर समझना है। भूकंप की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है, हम पढ़ेंगे अध्याय प्लेट विवर्तनिकी, बिल्कुल, और बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। अभी अगर आप देखेंगे ताइवान में, ताइवान का भूकंप अभी बड़ा ही विध्वंसक रहा है, बिल्कुल। उसके बाद देखिए भूकंप सुभेद्य क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी प्रांत हो गया, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र हो गया, अरेरिया बिहार में, भारत नेपाल सीमा, उत्तराखंड, देखिए ये सब हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर, कश्मीर घाटी, कच्छ, गुजरात, ये अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र का हिस्सा है। ये आपको समझना है, ये जो क्षेत्र आपको यहां पे बताए गए हैं ये अति अधिक जोखिम क्षेत्र का हिस्सा है, ये आपको समझना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हिमालय नवीनतम मोड़दार पर्वतमाला है, एक एक बिंदु समझना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ। अब देखिए भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं, बिल्कुल अभिमन्यु बहुत बहुत स्वागत। देखिए एक तो भूतल पर क्या क्या प्रभाव होंगे, दरारें आएगी, बस्तियां टूट जाएगी, भूस्खलन होगा, द्रवीकरण होगा, भू दबाव होगा, बिल्कुल टूट फूट हो जाना, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया भी होगी। अब देखिए मानवकृत ढांचों पर दरारें पड़ेगी, खिसकना, उलटना, आकुंचन होना, निपात होना और श्रृंखला प्रतिक्रिया होगी। जल पर देखिए लहरें, जल गतिशीलता और सुनामी। और 26 दिसंबर की जो सुनामी है 2004 की, उसका कारण भी क्या था, भूकंपीय घटना थी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए भूकंप को कम कैसे किया जाए, भूकंप से होने वाले नुकसान की प्रबंधन उचित स्तर पर कैसे किया जाए, भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों को सुभेद्य मानचित्र बनाना चाहिए जिससे संपूर्ण जानकारी पूर्व में उपलब्ध हो सके, घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना चाहिए, भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनानी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। बिल्कुल ये हमें यहाँ पे समझना अति आवश्यक है। अब सुनामी देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप यहाँ खड़े हैं और भयंकर विनाशकारी लहरें आपकी तरफ आ रही हो, क्या दृश्य होगा ये आपको समझना होगा, जैसे साक्षात प्रलय की स्थिति है। तो देखिए भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है, महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है, ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगे होती हैं जिन्हें सुनामी तरंगे, बंदरगाह तरंगे अथवा भूकंपीय समुद्री तरंगे भी कहा जाता है। कई बार तो इनकी ऊंचाई 15 मीटर या उससे अधिक भी हो सकती है, भीषण विध्वंसक होता है,
उथले जल की तरंगे भी इन्हें कहा जाता है। सुनामी कहां पे आती है? देखिए प्रशांत महासागरीय तट, रिंग ऑफ फायर। कहां? रिंग ऑफ फायर। देखिए जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंद महासागर, म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय क्षेत्र भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। बिल्कुल, तो एक एक बिंदु समझना है, एक एक बिंदु का गहन विस्तारित विश्लेषण करना है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखिए भाई साहब, बिल्कुल इनसे प्रभावित होने वाले हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र होते हैं, 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं, ये आपको समझना है। 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं और ऊर्ध्वाधर अगर हम बात करें तो ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर होती है। ऊर्ध्वाधर कितनी होती है? 12 से 14 किलोमीटर होती है, ये भी समझना। चक्रवात का केंद्र जिसे तूफान की आंख कहते हैं, यहां पे गर्म वायु होती है, निम्न वायु दाब होता है और मेघ रहित तो होता है। बिल्कुल, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादातर अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। कब? अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब आपके सामने। अगला देखिए बाढ़। अगर हम यहां पे देखें तो अब आप मुझे बताइए बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? जल्दी से जल्दी आपको बताना है, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो अब आप यहां पे देखिए, नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आसपास की जमीन पर खड़ा हो जाता है, पूरा भर जाता है और इसी से बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। मानवीय क्रियाकलाप हो गए, अंधाधुंध वन कटाव हो गया, अवैज्ञानिक कृषि हो गई, ये सब बिंदु आपको ध्यान में रखना है। प्राकृतिक अपवाह तंत्रों का अवरुद्ध हो जाना, नदी तल और बाढ़ग्रस्त मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिमाण और विध्वंसता बढ़ जाती है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो मानवीय कारक इसके लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब आकस्मिक बाढ़ से पिछले कुछ दशकों में जलमग्न हुए हैं। कवास क्षेत्र आपको राजस्थान का याद होगा, आकस्मिक बाढ़ आई, पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र डूब गया। अब देखिए बाढ़ के परिणाम और नियंत्रण क्या है। कृषि भूमि और मानव बस्तियों के डूबने से देश के अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है, आधारभूत ढांचे, सड़कें, रेल पटरी, पुल हो गया, ये सब आपको ध्यान में रखना है। मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। हैजा, अंत्रशोथ, हेपेटाइटिस, दूसरी दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती हैं। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा कर देती है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित जो मजोली है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, हर वर्ष बाढ़ ग्रसित हो जाता है। बिल्कुल भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। कोसी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, जोश जुनून के साथ अंकित, चौतमल मीणा जी, अम्मियो देवी जी, बिल्कुल अमन, रोहिताश भाई, बिल्कुल अंजलि गुज्जर, शानदार धुआंधार। अब महत्वपूर्ण कदम हमें क्या उठाने चाहिए? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना चाहिए, नदियों पर बांध बनाना चाहिए, वनीकरण करना चाहिए। बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर, मतलब कुल मिला के मानवीय गतिविधियां जो नदी तंत्र को प्रभावित करती हैं, उन सबको हमें रोकना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखिए जो हमारा यहां पर दे रखा है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश जुनून के साथ, वो है सूखा। अब देखिए सूखा भी अलग अलग प्रकार का होता है। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, ये लंबे समय तक होता है, अपर्याप्त वर्षा की वजह से होता है, सामयिक स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। कृषि सूखा देखिए, मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। 30% से अधिक कुल बोए क्षेत्र में सिंचाई होती है तो उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता, मतलब 30% से कम अगर सिंचाई की व्यवस्था हो। जल विज्ञान संबंधी सूखा देखिए, इसमें जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत, झीलों का स्तर वृष्टि द्वारा किए जाने वाले जल पूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाता है। और पारिस्थितिकीय सूखा क्या होता है? जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी आ जाए
तो ये इतने प्रकार के सूखे, मौसम विज्ञान, कृषि सूखा, जल विज्ञान और पारिस्थितिकीय सूखा, एक एक बिंदु आपको समझना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब अगला देखिए, भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्र। तो अब हमें यहां पे ध्यान में रखना है 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, जिससे 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो ये भी एक पूर्वानुमान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शानदार। अब कौन कौन से क्षेत्र देखिए अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो अगर हम यहां पे बात करें तो राजस्थान का ज्यादातर भाग, जैसे अभी हमने यहाँ पे मानचित्र में भी देखा, सर्वाधिक भाग राजस्थान और गुजरात का है। बिल्कुल। उसके बाद देखिए विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, 90 मिलीमीटर से भी कम औसत वार्षिक वर्षा होती है भाई साहब। अधिक सूखा संभावित क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान का पश्चिमी नहीं पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का ज्यादातर भाग, महाराष्ट्र का भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग, उड़ीसा का आंतरिक भाग इसमें शामिल होते हैं। और मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र देखो, राजस्थान का उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले हो गए कोंकण को छोड़कर, क्योंकि कोंकण में तो वर्षा अधिक होती है, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल हैं। ये आपको जरूर समझना है। तो महत्वपूर्ण बिंदु आपसे पूछे जाएंगे। सर ये पाठ कौन सा? प्राकृतिक आपदा वाला बेटा। अब देखिए सूखे के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, जिसकी भी हमें यहां पे बात करनी है। चारा कम होने की स्थिति में देखिए, इसको तृण अकाल कहते हैं। अति महत्वपूर्ण, ध्यान देना। चारा अगर कम हो जाए तो तृण अकाल कहेंगे। जल की अगर कमी हो जाए तो इसको जल अकाल कहेंगे। ये ध्यान में रखना। क्या कहेंगे? जल अकाल। अगर तीनों परिस्थितियों मिल जाएं तो इसे त्रिअकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिअकाल कहते हैं, जो सबसे अधिक विध्वंसक होता है। मवेशियों अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास, पशु पलायन एक सामान्य परिवेश है। पेयजल संबंधी बीमारियां, आंत्रशोथ, हैजा, हेपेटाइटिस हो जाता है। ये सब हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। प्रमुख कदम क्या है? सुरक्षित पेयजल वितरण होना चाहिए, दवाइयां, पशुओं के लिए चारा, जल की उपलब्धता, लोगों पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजनाओं में विभिन्न कदम उठाने चाहिए, नदियों को जोड़ा जाना चाहिए, भूमिगत जल भंडार की संभावना पता लगानी चाहिए, सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में लोगों को बताना चाहिए, वर्षा जल संचयन हमें करना चाहिए। बिल्कुल अति महत्वपूर्ण बिंदु जो सब आपके सामने हैं, एक एक बिंदु है जिसका हम यहां पे विश्लेषण कर सकते हैं। अब देखिए भूस्खलन क्या है? भूस्खलन स्थानिक कारकों का मिला जुला रूप है, यह आपको समझना है। देखिए अत्यधिक सुभेद्यता वाला क्षेत्र कौन सा? अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखला जो भूकंप के लिए भी अति जोखिम क्षेत्र में आती है। अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। अधिक सुभेद्यता में हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य, उत्तरी पूर्वी भाग असम को छोड़कर। मध्यम और कम सुभेद्यता वाले क्षेत्र में हिमालय के कम वर्षा वाले क्षेत्र, लद्दाख, हिमाचल में स्पीति हो गया। अरावली में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिमी पूर्वी घाट के दक्कन पठार के वृष्टि छाया प्रदेश हो गए। एक एक बिंदु समझना है, एक एक बिंदु का गहन विस्तारित विश्लेषण करना है। अब देखिए निवारण क्या है? इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग योजनाएं बनानी चाहिए। अधिक भूस्खलन पर संभावित क्षेत्रों में सड़कें और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जहां पे अधिक भूस्खलन हो रहा है तो अधिक भूस्खलन वाले क्षेत्रों में जो सड़कें हैं, बांध हैं, किसी भी प्रकार की नदी परियोजना है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कृषि नदी घाटी और कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए। बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए।
सकारात्मक कार्य जैसे वृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा देना, जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन के उपायों के पूरक है। तो एक एक बिंदु देखिए बेटा, अति महत्वपूर्ण है, शानदार है, धुआंधार है। अब भारत सरकार ने क्या किया, जब 26 दिसंबर 2004 की सुनामी आई, कौन से 26 दिसंबर 2004 की सुनामी आई, तो भारत सरकार को लगा कि भाई हमारे पास विश्व स्तरीय कानून, विश्व स्तरीय आपदा प्रबंधन व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसीलिए भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को पारित किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो नई दिल्ली में स्थापित किया गया, स्थापना की गई। आपदा निवारण और प्रबंधन की कितनी अवस्थाएं होती हैं वो भी देखिए। आपदा से पहले हमें क्या करना चाहिए, आपदा के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए, सूचना एकत्रित करनी चाहिए, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाना, लोगों को बताना, संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारियां करना, बचाव का उपाय करना। अब जब आपदा आ गई तो उस समय क्या करना चाहिए, युद्ध स्तर पर बचाव राहत कार्य, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को निकालना, आश्रय स्थल, राहत कैंप, जल भोजन, दवाई की व्यवस्था करना। और आपदा के पश्चात क्या करना है, प्रभावित लोगों का बचाव, पुनर्वास, भविष्य में आपदा से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। इस प्रकार से देखिए आपकी पुस्तक पहली, आपकी पुस्तक जो पहली पुस्तक है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब कल की कक्षा में आपकी जो दूसरी पुस्तक है उसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। दूसरी पुस्तक के अति महत्वपूर्ण बिंदु ये ध्यान में रखना, केवल जो अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं लेकर आऊंगा, जिससे कि कम समय में आपकी तैयारी शानदार हो जाए, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। बाकी आप सभी भूगोल वेताओं को हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, जोश जुनून के साथ आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल कम समय में अच्छी तैयारी करेंगे, केवल अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। बिल्कुल। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, क्या बात है, वेरी नाइस सर जी, बहुत अच्छा। परिधि आयुषी पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगी बेटा, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिएगा, बिल्कुल वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा। अमन, परिधि, आयुषी, राजूराम, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट वेलकम। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। परीक्षा बढ़िया करनी है और कल कितने बजे मिलना है, 4 बजे। अगेन विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, बेस्ट विशेष, टेक केयर, जियोग्राफी।